टीएमसी के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं। कोई मौलाना क्या बकता है उसे बकने दीजिए, आने दीजिए डबल इंजन की सरकार। ये सब आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था, शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद ठीक वैसा ही बंगाल की पावन धरा पर इस समय हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़कों पर नमाज पढ़ने वालों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई, अवैध कब्जों पर चलता योगी का बुलडोजर, भ्रष्टाचारियों की खुलती फाइल, सत्ता के संरक्षण में पल रहे माफियाओं की टूटती कमर, राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे घुसपैठियों का परमानेंट इलाज। परिणाम है कि वो मौलाना जो आज तक खुलेआम धमकियां देते थे, सड़कों पर उपद्रव कराने का कुत्सित प्रयास करते थे, अब अपनी भीड़ को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए योगी कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा करेगा करेगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। हमारे देश में एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा है दर्शकों, जो कहता था कि ममता दीदी को हराने वाला कोई नहीं है, ममता दीदी हार ही नहीं सकती। ममता दीदी ने वहां इतने गुंडे पाल के रखे हैं कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन कहते हैं कि अगर इच्छा शक्ति हो, कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। आप याद करिए, बंगाल के चुनावी नतीजों से पहले लोग क्या कुछ नहीं कह रहे थे कि ममता दीदी संघर्ष करने वाली महिला हैं, एक महिला को नहीं हराया जा सकता। लेकिन दर्शकों बात यह है कि महिला ये सिंपैथी दिखाने के लिए, केवल विक्टिम कार्ड खेलने के लिए सत्ता में बने रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। ममता दीदी, उनके भतीजे, वो लोग कर क्या रहे थे बंगाल में, बड़ी बात यही है। ये जो नई सरकार आई है, ये ताबड़तोड़ जो एक्शन ले रही है, ऐसा क्या था पहले कि वो एक्शन नहीं लिए जा रहे थे? सबको दिख रहा था, खुलेआम तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी, गुंडों को प्रश्रय दिया जा रहा था, बंगाल को कंगाल बना दिया था। सैंड माफिया, लैंड माफिया, कैटल माफिया, कोयला माफिया, सारे के सारे सत्ता के संरक्षण में पल रहे माफिया, उनको कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जैसा योगी आदित्यनाथ ने कहा था दर्शकों, ये नतीजे आने के बाद में आपसे काम मांगते हुए दिखाई देंगे। ये कहेंगे पंचर की दुकान खुलवा दो, ये कहेंगे हम सड़कों पर झाड़ू लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन रहम, आज वही सब चीजें दर्शकों बंगाल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो व्यापारी जो बंगाल में परेशान थे, जो कहते थे महाराज जी उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं क्योंकि वहां पर जो व्यापारी हैं सुरक्षित रहते हैं, जो निवेशक हैं वो सुरक्षित रहते हैं, यहां तो हमारे लिए कोई कहने वाला है ही नहीं, हमारी कोई सुनने वाला है ही नहीं। आज वो लोग कह रहे हैं कि बंगाल को फिर से वैसा ही बंगाल बनाएंगे जिसके लिए उसको जाना जाता था। लेकिन कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग हैरान हैं। शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं दर्शकों। वो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनकी फाइल तो खुल ही रही हैं, और ये अपने साथ में जो काफिला लेकर के घूमते थे, जो सिक्योरिटी अपने साथ में लेकर के घूमते थे बिना वजह, उनकी सिक्योरिटी कम कर दी गई है। उसमें अभिषेक बनर्जी भी शामिल हैं, उसमें इनके कल्याण बनर्जी जैसे वो नेता भी शामिल हैं जो कहते थे आए शुभेंदु आए, बिना सीआरपीएफ के आए, बिना सीआईएसएफ के आए। वो सब कलाकार उसमें शामिल हैं दर्शकों। वो लोग जो लंबे समय से इनके लिए काम कर रहे थे, वहां कुछ जांच होने ही नहीं देते थे। अगर केंद्र वहां कोई जांच कराना चाहे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने तो चुनाव प्रचार के दौरान यह कहा था, मोदी जी वहां दिल्ली से पैसा भेजते हैं, ये लोग वहां गमन कर देते हैं, पता ही नहीं चलता, इतने घोटाले हैं। क्या कुछ घोटाला नहीं हुआ दर्शकों? घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला। आज उन घोटालों की फाइल खुल रही है, वो सभी भ्रष्टाचारियों की धरपकड़ जारी है, तो लोग परेशान हैं। बुलडोजर चल रहा है
तो छाती पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बुलडोजर बंगाल की पहचान नहीं हो सकती है। लेकिन इनको नहीं पता वो बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश की पहचान है, आज जगह जगह वही बुलडोजर चल रहा है। क्योंकि लोग ये मानते हैं जितने भी ये जमीन कब्जाने वाले माफिया हैं, भू माफिया, जितने भी ये ऐसे लोग हैं जिनको अच्छे काम करने के लिए कोई सिखाता ही नहीं है, उनका केवल एक ही इलाज है बुलडोजर। और वो बुलडोजर इस समय बंगाल में चल रहा है। भर भर के बुलडोजर जा रहे हैं बंगाल में, यूपी से लोग डिमांड भेज रहे हैं। दर्शकों, ये तो उसी दिन तय हो गया था जब योगी आदित्यनाथ ने अपना गमछा शुभेंदु अधिकारी को पहना दिया था। उसके बाद में शुभेंदु अधिकारी, वो जो तस्वीर सामने आई, वो भगवा रंग का तौलिया अपनी सीट पर बिछाकर उस पर बैठते हैं। उसके बाद में जो तस्वीरें सामने आई, शुभेंदु अधिकारी वो खुलेआम डंके की चोट पर ये कह रहे हैं कि आपने जो कुछ भी किया है सबका हिसाब होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आप लोग गुंडागर्दी करते थे, लेकिन हम कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में वो सब कुछ करेंगे जिसके लिए बंगाल की जनता ने हमको चुना है, हमें वोट दिया है। शुभेंदु अधिकारी यही कह रहे हैं दर्शकों कि चुनाव से पहले हमने जो वादे आपसे किए थे, हम सब वो सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो बंगाल में होने वाली हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको केवल इतना करना है, आपको जोश में होश नहीं खोना है। जो लोग ऐसे काम करते थे, आगजनी करते थे, तोड़फोड़ करते थे, क्योंकि आज पुलिस प्रशासन वो दर्शकों वो डबल इंजन की सरकार के पास में है। वही पुलिस प्रशासन जो उस समय हताश था, निराश था, वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि ऊपर से आदेश मिलते ही नहीं थे। आदेश मिलते थे तो गुंडों को बचाने के लिए, आदेश मिलते थे भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, आदेश मिलते थे जो कुकर्म कर रहे थे महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में, उनको बचाने के लिए। लेकिन अब दर्शकों बंगाल बदल गया है। योगी आदित्यनाथ वाला यूपी, अब कह रहे हैं दर्शकों लोग कि शुभेंदु अधिकारी वाला बंगाल। काम करने का तरीका एकदम वही है, इसलिए विरोधी बेचैन हैं। जैसे योगी ने उत्तर प्रदेश की काया पलट कर दी, ठीक वैसे ही शुभेंदु अधिकारी बंगाल में काम कर रहे हैं। दर्शकों, वो जो टीएमसी की सरकार कभी कर नहीं पाई, सबसे पहले तो शुभेंदु अधिकारी ने जो बड़ा फैसला लिया, जो अभी तक जमीन बीएसएफ को नहीं दी गई थी, केंद्र को नहीं दी गई थी, वो जमीन फेंसिंग करने के लिए बीएसएफ को दे दी गई। 45 दिनों के भीतर वहां काम शुरू हो जाएगा। दर्शकों, इसके अलावा वो चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर टीएमसी पार्टी कभी चाहती ही नहीं थी। वो इलाका केंद्र इतनी बार कह चुका दर्शकों, लेकिन इनको समझ में ही नहीं आ रहा था। अब आप समझिए इनके मंसूबे क्या थे। शुभेंदु अधिकारी ने अपनी दूसरी कैबिनेट में एक और ये भी फैसला कर दिया। उन्होंने कहा यह जमीन केंद्र सरकार के पास में रहेगी। अब जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं वो वहां पर अपने हिसाब से सिक्योरिटी देंगे, अपने हिसाब से सब कुछ मैनेज करेंगे। वो लोग जो दिन रात ये सपना देखते हैं कि जो पूर्वोत्तर है उसको काट देंगे, चिकन नेक काट देंगे, अब उनके लिए परेशानी है। अभी तो देखिए ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में क्या कुछ नहीं होता है दर्शकों। वो अभी तक जो मौलवियों को सरकारी सैलरी मिल रही थी बंद कर दी गई, बंद कर दी गई। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी। ये देखिए जो बड़े फैसले दर्शकों कल लिए गए हैं। बंगाल में मौलवियों की सरकारी सैलरी बंद, महिलाओं को मिलेंगे 3000 रुपए, 7वें वेतन आयोग को मंजूरी, शुभेंदु अधिकारी की दूसरी कैबिनेट में बड़े बड़े फैसले। ये बताया जा रहा है शुभेंदु का ऐलान, ममता सरकार के भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे, महिला उत्पीड़न मामलों की हाईकोर्ट जज की अगुवाई में जांच कराएंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। ये लोग दर्शकों जो सत्ता के संरक्षण में लगातार काम कर रहे थे। ये देखिए पूरी खबर मैं आपको बताता हूं विस्तार से, ये कैसे तुष्टीकरण की राजनीति होती है, लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जाता है। अभी आप देखिए इस मीडिया रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा दर्शकों कितने बड़े कलाकार लोग ये थे। बंगाल में अब इमाम और पुजारियों को नहीं मिलेगा वेतन। याद रखिए इसमें इमाम है, इसमें पुजारी भी हैं। बताया जा रहा है धार्मिक आधार पर सरकारी सहायता ये जून से बंद हो जाएगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर ओबीसी लिस्ट रद्द, जिसमें जानबूझकर जो हकदार था ही नहीं उनको सर्टिफिकेट बांट दिए गए थे।
केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, केवल तुष्टीकरण। इमामों पुजारियों को मिलने वाला मानदेय भी रुकेगा। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली बंगाल सरकार ने राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए। सबसे महत्वपूर्ण फैसले वो ये कि जून से धार्मिक आधार पर बनी श्रेणियों को दी जाने वाली सरकारी सहायता बंद करना। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य की मौजूदा ओबीसी लिस्ट को रद्द करना। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि कोटा पात्रता तय करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। मतलब पहले सबकी जांच होगी, उसके बाद में यह तय किया जाएगा कि किसका सर्टिफिकेट बनेगा और किसका नहीं बनेगा। दर्शकों, ये जो योजना है ये टीएमसी की सरकार ने ये 2012 में इसकी शुरुआत करी थी। बंगाल में इमामों के लिए मासिक मानदेय की घोषणा ये 2012 में, इनकी सरकार कब बनी? 2011 में। उसके ठीक एक साल बाद जैसे ही ये सरकार में आए, सत्ता में आए, इन्होंने वहां के इमामों को, मौलवियों को पैसा देना शुरू कर दिया। दर्शकों, कितना? ये पहले 2500 रुपए मिलते थे, 2500 रुपए, 2500 रुपए। और इनका तर्क क्या था? कमजोर तबके से आने वाले धार्मिक नेताओं को मदद मिल सके। ये ऐसा कह करके इन्होंने वो पैसा देना शुरू कर दिया। उसके बाद में जब फजीहत हुई, जब ये कहना लोगों ने उसकी शुरुआत करी कि ये तुष्टीकरण करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो टीएमसी की सरकार ने क्या किया? 2020 में जो हिंदू पुजारी हैं इस योजना में उनको भी शामिल कर लिया गया। कब किया? 2020 में। चुनाव कब थे? 2021 में, यानी चुनाव से ठीक पहले। अब ये राजनीति आप समझिएगा दर्शकों, चुनाव से ठीक पहले आपको करना ही था। आप अगर सबका साथ सबका विकास की बात करते थे तो फिर जब 2012 में आपने शुरुआत की थी तभी क्यों नहीं कर लिया था? 8 साल के बाद आपको याद आया नहीं, हमें इनको भी देना चाहिए। ठीक, और कितने दिए? 1000 रुपए। उनको मिलते थे 2500 रुपए, हिंदू पुजारियों को दिए 1000 रुपए। उसके बाद में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया। मतलब पहले जो 1000 रुपए मिलते थे 2026 के चुनावों से पहले इसे बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया। अभी भी वो भाई साहब जो हैं उनको 2500 ही मिल रहे हैं और यहां कर दिया गया 2000। पहले 1000 मिल रहे थे 5 साल से। अब आप समझिए दर्शकों, ये लोगों को मूर्ख बनाने के लिए जो सारे काम किए जाते हैं, और ये कहते हैं कि देखिए बंगाल की तो कहानी ही अलग है, बंगाल में तो ये कभी हो ही नहीं सकता, यहाँ धर्म चलता ही नहीं, यहाँ जय श्री राम का नारा आप बोल ही नहीं सकते, यहाँ तो जॉय बोंगला का नारा हम बोलते हैं, यहाँ तो हम काबा और मदीना की बात करते हैं, हमारे तो दिल में काबा है, नैनों में मदीना है। समझिए किस तरफ बंगाल को लेकर के जा रहे थे। ऐसे ही नहीं, वो जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ डेमोग्राफी इतनी तेजी से चेंज हो गई, कुछ लोगों को बुरा लगता है, कहते हैं अरे क्या बात कर रहे हैं। आप ही बताइए, जो सीमावर्ती इलाके हैं, बांग्लादेश का बॉर्डर है, वहां इतनी आबादी कैसे एकदम से वो, दर्शकों वो कहां गए? वहां के जो हिंदू थे वो कहां चले जाते हैं? मुस्लिम वहां कैसे बढ़ जाते हैं? इसका उत्तर किसी के पास था नहीं। और जब उन घुसपैठियों के वोट काटे गए, वो मरे हुए लोग जो जीवित थे ही नहीं, उनके वोट जब काटे गए तो छाती पीटनी शुरू कर दी, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए काला कोट पहन करके। देखिए अत्याचार हो रहा है। अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब 2500 रुपए दे रहे थे। दर्शकों, ये जो बड़ा निर्णय लिया गया है कि 3000 रुपए की वित्तीय सहायता की जाएगी, जो एक घोषणा करी थी बीजेपी पार्टी ने कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 3000 रुपए देंगे। ये डायरेक्ट जो बैंक खातों में ट्रांसफर ये पैसा किया जाएगा डीबीटी के माध्यम से। उन्होंने कहा कि ये जो लक्ष्मी भंडार योजना अभी तक जो चल रही थी, जो लाभ उसका महिलाओं को मिल रहा था, स्वतः ही ये नई अन्नपूर्णा भंडार योजना से उसको जोड़ लिया जाएगा, राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। ये तर्क है। बताया जा रहा है कि सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा 1 जून से उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। ये भी एक वादा किया गया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ये कर देंगे। मदरसों की सहायता बंद।
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों तथा अल्पसंख्यक मामलों एवं मदरसा शिक्षा विभागों के तहत धार्मिक आधार पर दी जाने वाली सभी सहायक योजनाएं अगले महीने से बंद कर दी जाएंगी। ऐसे सभी छात्रवृत्ति कार्यक्रम केवल इस महीने तक ही जारी रहेंगे, 1 जून से रोक दिए जाएंगे। दर्शकों, ये सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जैसे कि मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे थे कि आप ये कोई क्या बकता है, डरने की जरूरत नहीं, आप शांत रहिए, केवल अपना काम करिए, सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगा। बढ़िया काम होगा बंगाल में, जैसे यूपी में हो रहा है ठीक वैसा ही बंगाल की धरती पर भी होगा। अब देखिए खबर क्या है। बकरीद पर कोलकाता के इमाम मौलाना शफीक कासमी की अपील है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी के नियमों को देखकर कुर्बानी करना मुश्किल है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग बीफ खाना हमेशा छोड़ दीजिए। सरकार से मैं कहता हूं कि गाय को नेशनल जानवर घोषित कर दीजिए, खरीद फरोख्त सब बंद कर दीजिए। ये देखिए अब बड़ी अपील की जा रही है, बताया जा रहा है कि भैया छोड़ दीजिए, देखिए कुछ फायदा है नहीं। अब आपको यह तय करना पड़ेगा कि ऐसे नहीं वैसे। यानी एक तरफ वो भीड़ है जो सड़कों पर है, नमाज पढ़ने के लिए सड़कों पर अभी भी कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कहा ना कि भाई आपको मना नहीं है, जो आपके धार्मिक स्थल हैं वहां जाइए, नमाज पढ़िए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि देखिए हमारी संख्या तो इतनी है, जगह कम पड़ जाती है। तो योगी जी ने कहा कि भाई तो फिर इतनी आबादी बढ़ानी क्यों है? अगर जगह कम पड़ जा रही है वो आपको पहले सोचना चाहिए। भाई उस जगह में अगर आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने घरों में आराम से रह नहीं सकते हैं, तो इतनी आबादी बढ़ानी क्यों है? क्यों खामा खा के चक्कर में पड़ रहे हो? यही कल योगी आदित्यनाथ ने कहा था। दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, पहले आप सुनिए योगी जी ने क्या कहा। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। तो दर्शकों, जो योगी आदित्यनाथ हैं उनका कहना एकदम स्पष्ट है कि देखिए ये हो नहीं सकता। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आपने यूपी में कैसे कर दिया, तो हमने कहा कि इच्छा शक्ति हमारे पास में थी, हमने कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी नेता कुछ करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन आपको थोड़ा ऊपर सोचना पड़ेगा। ये कब तक आप तुष्टीकरण की राजनीति करते रहेंगे? कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर में तो जनेऊ पहनते हैं, लेकिन बाहर जाएंगे वो जालीदार टोपी पहन करके। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है, जैसे योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि आप ईद कहां मनाएंगे? उन्होंने कहा मैं नहीं मनाऊंगा, क्योंकि मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं और मुझे गर्व की अनुभूति होती है बताते हुए, मुझे जरूरत नहीं। वो लोग और होंगे जो जाते हैं, जाकर के इफ्तारी करते हैं कहीं जाकर के, और फिर जाएंगे जाकर के कहीं खीर खा करके आएंगे, सेवई खा करके आएंगे। वो उनकी दिक्कत हो सकती है, उनको वोट चाहिए, हमें मतलब नहीं। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा दर्शकों कि मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन उससे पहले मैं सनातनी हूं, जो हमारे त्योहार हैं हम उनको मनाएंगे और हमारी सरकार ये तय भी करेगी। ऐसा नहीं है कि सामने वाले वो अपना त्योहार नहीं मना पाएंगे, त्योहार मनेंगे शांति सौहार्द के साथ में। जैसे हिंदुओं के त्योहार मनते हैं, ऐसे ही जो अल्पसंख्यक हैं उनके भी त्योहार मनेंगे। लेकिन कोई ये सोचे कि मुख्यमंत्री जाकर के मनाएगा, ये नहीं हो सकता है। दर्शकों, अब देखिए बंगाल में क्या हो रहा है। भाजपा के सत्ता में आने के बाद कोलकाता की पहचान निलंबित ट्राम सेवा फिर से शुरू हो गई है। मतलब पश्चिम बंगाल की शुवेंदु अधिकारी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। जिस पहचान को ममता दीदी ने मिटाया, उनको दोबारा जिंदा करने की शुरुआत हो गई है। यह सब कुछ हो सकता है। आप लोगों ने बंगाल को कंगाल बना दिया था, लोग यही तो कह रहे हैं। एक और दर्शकों देखिए, बड़ी खबर यह है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया, 9 अगस्त 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो वो कुकर्म का मामला सामने आया था, उचित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ईडी को आरजी कर के तत्कालीन अधीक्षक संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही एजेंसी को उनकी दोष सिद्धि सुनिश्चित करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार मिल गया है। पिछली टीएमसी सरकार ने
इस मामले की जांच को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। हालांकि वो कह रहे हैं कि हमारा दृढ़ विश्वास है कानून से ऊपर कोई नहीं है और उसमें भी जो उचित कार्रवाई होनी है वो होगी। जो अभी तक नहीं हुआ वो अब होगा। दर्शकों, एक सबसे बुरा सपना जो टीएमसी पार्टी का है अब वो भी चकनाचूर हो गया है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा 4 विशिष्ट व्यक्ति, राजू नस्कर उसकी 18 संपत्तियां, सोना पप्पू उसकी 24 संपत्तियां, अभिषेक बनर्जी भाईपो उसकी भी 24 संपत्तियां, टीएमसी विधायक जावेद खान के बेटे की 90 संपत्तियों की पूरा विवरण मांगा गया है। इस संपत्ति के स्रोत का पता लगाने के लिए कानूनी जांच शुरू की जाएगी। खुलेआम कहा, डंके की चोट पर सबकी जांच होगी। ये संपत्ति इतनी कैसे बन गई भाई? कहां से आ रहा था पैसा? क्या कारण था? क्या मामला था? दर्शकों, पश्चिम बंगाल में आधी रात पुलिस की बड़ी रेड, फर्जी आधार कार्ड के साथ 8 बांग्लादेशी गिरफ्तार। वो लोग जो कहते थे घुसपैठिए भगाएंगे लेकिन संख्या नहीं बताएंगे, अब उनके मुंह पर भी दर्शकों ताला लगने वाला है कुछ दिनों में। हालांकि वो मानेंगे नहीं, वो फिर भी जो कुछ उनको कहना है वो कहेंगे, क्योंकि उनकी आदत है सरकार की आलोचना करना। कुछ अच्छे काम अगर हो रहे हैं उनमें रोड़े अटकाना समय समय पर यह देखने को मिलता है। इस देश का एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है जो अपने आप से समझदार किसी को समझता नहीं। दर्शकों, देश के टुकड़े करा दिए, उसके बावजूद आज भी वही तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को प्रश्रय देते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है भाई, राष्ट्र प्रथम है। आप किसी भी जाति के हों, किसी भी मजहब के हों, सबसे पहले राष्ट्र है, उसके बाद में आपका जो मजहब है, उसके बाद में आपकी जाति है। यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, खबर यह है कि बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के निमता इलाके में पुलिस ने 8 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है ये लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारतीय पहचान पत्र बनाकर कई सालों से रह रहे थे। पुलिस ने आधार, पैन, वोटर आईडी, बांग्लादेश का जन्म प्रमाण पत्र बरामद किया है। कहां गए वो लोग जो कह रहे थे ममता दीदी आप हारी नहीं हैं, आपको हराया गया है? ऐसी खबरों पर कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। दर्शकों, बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, चिकन नेक की 120 एकड़ जमीन केंद्र को ट्रांसफर। ममता राज में चिकन नेक पर आंखें गड़ाए थे चीन और बांग्लादेश। सीएम शुवेंदु के एक फैसले से 8 राज्यों का डर वो छूमंतर। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल के रणनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्षेत्र की करीब 120 एकड़ जमीन 7 नेशनल हाईवे स्ट्रेच केंद्र को ट्रांसफर करने का बड़ा फैसला किया है। यह कदम पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। जो लोग कहते थे कैसे होगा, सब कुछ हो जाता है, बशर्ते आपकी जो मानसिकता है वो बीमारू नहीं होनी चाहिए। अगर वो बीमारू है तो फिर आप अपने प्रदेश को बीमारू बना करके रखेंगे, कंगाल बना करके रखेंगे। ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही लोग कह रहे हैं ये जो फैसला है, ये ममता बनर्जी जो हर कीमत पर इस इलाके को घुसपैठियों से सुरक्षित नहीं करना चाहती थी, अब शुवेंदु अधिकारी के फैसले को देखकर ये लगता है ये जो बॉर्डर है इसको हम सुरक्षित करने जा रहे हैं। दर्शकों, और देखिए, पश्चिम बंगाल से कथित अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने का अपना इरादा साफ करते हुए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा कि वोटर लिस्ट से डिटेक्शन और डिलीशन का काम पहले ही शुरू हो चुका है, डिपोर्टेशन जल्द ही शुरू होगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने जनगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार ने इसमें देरी करी थी। शुवेंदु अधिकारी ने कहा, पहले हमने वोटर लिस्ट में अवैध निवासियों का पता लगाया, फिर हमने उन्हें लिस्ट से हटा दिया और अब उन्हें देश से निकालने का समय आ गया है। हालांकि उन्होंने कोई समय सीमा अभी तक नहीं बताई है दर्शकों, लेकिन उनका यह कहना है मैं डरने वाला आदमी नहीं हूं, झुकने वाला आदमी नहीं हूं, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी ने जो कमिटमेंट दिया है वो पूरा करने का काम बीजेपी का सीएम करेगा। राष्ट्र प्रथम है,
देश को सुरक्षित रखने का काम बीजेपी की सरकार करेगी। सुनिए क्या कहा शुभेंदु अधिकारी ने। झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा करेगा करेगा। दर्शकों, एक तरफ ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ बंगाल में एक गजब ही माहौल है। हर तरफ तो जय श्री राम के नारे। वो लोग जो डरे हुए कभी जय श्री राम बोल ही नहीं पाते थे, अब वो खुलकर बोल रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री के सामने बोल रहे हैं। उनके जो मंत्री हैं उनके सामने आते हैं, बीजेपी के नेता उनके सामने आते हैं, उनके सामने भी बोल रहे हैं। और ममता दीदी, उनके भतीजे, वो लोग जो धमकियां देते थे उनके सामने भी खुलेआम डंके की चोट पर जय श्री राम बोल रहे हैं। दूसरी तरफ दर्शकों, जहां जहां कई लोगों को टीएमसी के झंडे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं वो सभी से लोग हटा रहे हैं। बोला हटाओ इनको, बहुत हो गया इनका ड्रामा। तस्वीरें दर्शकों, ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग पेड़ों पर चढ़ के, घरों की छतों पर चढ़ के वहां टीएमसी के झंडे जो जबरदस्ती लगाए गए थे उनको हटा रहे हैं। बोला इनकी जरूरत नहीं। आ गई है डबल इंजन की सरकार। और यही योगी आदित्यनाथ ने कहा था, ये जो डबल इंजन सरकार की जो स्पीड है, ये विरोधी ये कभी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में नहीं कर पा रहे हैं, जैसे बिहार में नहीं कर पा रहे हैं, ठीक वैसे ही अब बंगाल की पावन धरा पर वो सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने सोचा था, जिसको सोचकर शुभेंदु अधिकारी को वो जिम्मेदारी दी गई, जिसको सोचकर योगी आदित्यनाथ ने अपना गमछा शुभेंदु अधिकारी को पहनाया था। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों, हमारी आपसे अपील है, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी। हम मजबूत होंगे, हम राष्ट्र की आवाज़ को मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।